आज हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे जो डीएनए है ये एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है। जब आप न्यूक्लिक एसिड पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि दो प्रकार की न्यूक्लिक एसिड, एक डीएनए और एक आरएनए होता है। अब देखेंगे कि जो डीएनए है इसको अगर हम देखें तो ये एक पॉलीमर होता है। और किसका पॉलीमर होता है? तो ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का। डीएनए किसका बना होता है? बहुत सारे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स एक के बाद एक जुड़ करके और एक लंबी चेन बनाते हैं और उसी चेन से डीएनए का स्टैंड बनता है। तो उस स्टैंड में आप देखेंगे कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगे। इसीलिए डीएनए क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर होता है। और आपको पता है कि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। वैसे अगर न्यूक्लियोटाइड्स की भी बात करें तो प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड्स 3 प्रकार के कंपोनेंट्स से मिलकर बना होता है। वो तीनों प्रकार के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पे डीऑक्सीराइबो शुगर होता है, फास्फोरिक एसिड होता है और नाइट्रोजनस बेस होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर जो है अगर शुगर किससे जुड़ेगा? फास्फेट से। और फिर शुगर से क्या जुड़ा होगा? कोई नाइट्रोजनस बेस जुड़ा होगा। कोई क्या जुड़ा होगा यहाँ पे? नाइट्रोजनस बेस। तो इन तीनों चीज़ों के जुड़ने से किसका निर्माण हो जाएगा? यहाँ पर इन तीनों चीज़ों के जुड़ने से यहाँ पर क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा ऐसे। उसके बाद फिर देखते हैं कि यहाँ पर फास्फेट से इधर फिर क्या जुड़ेगा? एक शुगर जुड़ेगा। शुगर के बाद यहाँ पर फास्फेट जुड़ जाएगा और अंदर की तरफ क्या जुड़ जाएगा? यहाँ पे कोई N2 बेस जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो शुगर, फास्फेट और नाइट्रोजनस बेस, ये तीनों फिर मिलकर के यहाँ पर क्या बना लेते हैं? एक न्यूक्लियोटाइड बना लेते हैं। तो ऐसे ऐसे एक के बाद एक न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते जाएंगे और डीएनए के स्टैंड का स्ट्रक्चर बन जाता है। अब देखेंगे कि इस न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें होती हैं। एक डीऑक्सीराइबो शुगर जो एक पेंटोज शुगर होता है, उसके बाद फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेस होता है। अब हम बात करते हैं कि इन तीनों प्रकार के कंपोनेंट्स, इनका स्ट्रक्चर क्या है और ये कैसे आपस में जुड़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीऑक्सीराइबो शुगर की। डीऑक्सीराइबो शुगर जो है इसका केमिकल फार्मूला C5H10O4 होता है और ये 5 कार्बन शुगर है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पेंटोज शुगर। 5 कार्बन वाली शर्करा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पेंटोज शुगर कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि पेंटोज शुगर का ये स्ट्रक्चर बनाया गया है, जिसमें आपको देखना क्या है, यहाँ पे कार्बन नंबर को थोड़ा सा देख लेना है। जैसे यहाँ पर ये कार्बन नंबर 1 हो जाएगा, यहाँ पे ये कार्बन नंबर 2 यहाँ पर हो जाएगा, कार्बन नंबर 3 हो जाएगा, कार्बन नंबर 4 हो जाएगा और एक कार्बन नंबर 5 हो जाएगा। तो कितने कार्बन हो जाएंगे यहाँ पर? 5 कार्बन। अब देखेंगे यहाँ पे कि इसी को क्या कहेंगे? यही डीऑक्सीराइबो शुगर है। यहीं पर अगर आप देखते हैं दूसरे कार्बन पर ये जो OH है, अगर OH की जगह हाँ 1 मिनट, यहाँ पे आप जो OH देख रहे हैं, ये जो OH है यहाँ केवल क्या होना चाहिए? केवल H होना चाहिए। केवल क्या होना चाहिए? H। अगर OH है यहाँ पे तो वो राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर हो जाएगा, क्योंकि राइबोज शुगर जो है वो RNA में पाया जाता है और RNA में पाया जाएगा तो उसका केमिकल फार्मूला होता है C5H10O5 होता है। ये कौन सा शुगर होता है? तो ये जो है राइबोज शुगर होता है। लेकिन C5H10O4 क्या है? ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है। और इसमें अंतर क्या है? यहाँ पर O4 है और यहाँ O5 है। अब देखेंगे O4 क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो OH होना चाहिए, यहाँ एक ऑक्सीजन कम होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं। तो इस तरह से आपको डीऑक्सीराइबोज शुगर समझ में आएगा।
अगला हम बात करते हैं फास्फोरिक एसिड की। तो फास्फोरिक एसिड आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या होता है, तो फास्फोरिक एसिड, इसको H3PO4 कहते हैं। फास्फोरिक एसिड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है स्ट्रक्चर में। उसके बाद अगला हम बात करें यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस की। तो नाइट्रोजनस बेस की अगर हम बात करें तो 4 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस डीएनए में पाए जाते हैं। वैसे तो नाइट्रोजनस बेस 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन डीएनए में 4 प्रकार के होते हैं और आरएनए में भी 4 ही प्रकार के होते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि चारों में थायमीन जो है वो डीएनए में पाया जाता है और थायमीन की जगह पर यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। तो इस तरह से आपको समझना है। अब यहाँ बात करते हैं कि जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो कितने प्रकार का होता है। 4 प्रकार का होगा यहाँ पे, जिसको 2 ग्रुप में रखते हैं। एक प्यूरीन है और एक पिरिमिडीन है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्यूरीन और पिरिमिडीन ग्रुप में इसे क्यों रखते हैं। अगर हम बात करें किसका, प्यूरीन बेस का, तो प्यूरीन बेस की अगर हम बात करते हैं तो ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होता है। ये एक साइकिल ये हो गया, उसके बाद फिर देखेंगे एक साइकिल ये हो जाएगा ऐसे। कितना साइकिल बन गया, इसमें 2 साइकिल बन गया। अब देखेंगे यहाँ पे इसमें कार्बन नंबर को अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पहला कार्बन यहाँ हो जाएगा, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन और 6वां कार्बन। उसके बाद 7वां कार्बन हो जाएगा, 8वां हो जाएगा और ये 9वां कार्बन हो जाएगा। तो इस तरह से ये किसका स्ट्रक्चर है, प्यूरीन का। प्यूरीन में एडेनिन और ग्वानिन दोनों आते हैं। अब हम इसकी अगर बात करें तो पहले पोजीशन पर यहाँ पर क्या पाया जाएगा, नाइट्रोजन पाया जाएगा। तीसरे पोजीशन पर भी क्या पाया जाएगा, नाइट्रोजन पाया जाएगा। उसके बाद 7वें पोजीशन पर भी क्या पाया जाएगा, नाइट्रोजन पाया जाएगा। और 9वें पोजीशन पर भी क्या पाया जाएगा, नाइट्रोजन पाया जाएगा। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, तो ये प्यूरीन बेस का स्ट्रक्चर है। ये किसका स्ट्रक्चर है, प्यूरीन बेस का स्ट्रक्चर है। बात करते हैं यहाँ पर कि जो प्यूरीन बेस होता है ये बाईसाइक्लिक होता है। ये क्या होता है, बाईसाइक्लिक। आप देख रहे हैं इसमें 2 साइकिल होता है। और उसके बाद क्या होता है, इसमें कितने नाइट्रोजन होते हैं, तो यहाँ पर 4 नाइट्रोजन होता है, 4 नाइट्रोजन होते हैं। चारों नाइट्रोजन किस पोजीशन पर होते हैं, 1 पर, 3rd पर, 7 पर और 9 पर। तो इस तरह से ये प्यूरीन का स्ट्रक्चर्स। और प्यूरीन आप देख रहे हैं यहाँ पर ये क्या होता है, 9 मेंबर्ड होता है। ये प्यूरीन क्या होता है, 9 मेंबर्ड होता है। इस तरह से ये 9 मेंबर्ड होता है। यहीं पर अगर हम बात करें पिरिमिडीन की, तो पिरिमिडीन की बात करेंगे तो वो क्या होता है, मोनोसाइक्लिक होता है। यानी कुछ ऐसे बना होगा आप, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जो है इसका, ऐसे केवल एक ही साइकिल यहाँ पर मिलेगा। अब देखेंगे यहाँ पे ये पहला पोजीशन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां। ये 6 मेंबर्ड हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, पहले पर यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, नाइट्रोजन। और तीसरे पर भी यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, नाइट्रोजन देखने को मिलेगा। अब आप देखोगे कि ये पिरिमिडीन बेस में आपको क्या देखने को मिलता है, पिरिमिडीन जो होगा ये क्या हो जाएगा, मोनोसाइक्लिक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मोनोसाइक्लिक हो जाएगा। और साथ ही साथ ये जो है 6 मेंबर्ड होता है। ये कैसा होगा, 6 मेंबर्ड हो जाएगा, 6 मेंबर्ड। और इसमें कितने नाइट्रोजन होंगे, तो नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो इसमें नाइट्रोजन जो है 2 होंगे। यानी इसमें 2 नाइट्रोजन होंगे। 2 नाइट्रोजन कौन कौन से पोजीशन पर, पहले और तीसरे पोजीशन पर। तो ये
प्यूरीन बेस और पिरिमिडीन बेस का, ये दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। अब प्यूरीन बेस कौन कौन से होते हैं? एडिनिन होता है और ग्वानिन होता है, और पिरिमिडीन में साइटोसिन और थाइमीन होता है। अब इन चारों का अलग अलग स्ट्रक्चर्स हम समझेंगे। हाँ, ये बेसिक जो डिफरेंस है प्यूरीन और पिरिमिडीन में, इस चीज को आपको याद रखना है। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजिनस बेसेस को समझते हैं। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या बनाया गया है? एडिनिन। एडिनिन और ग्वानिन, आप देख रहे हैं यहाँ पर एडिनिन और ग्वानिन, ये दोनों क्या है? तो ये दोनों प्यूरीन है। प्यूरीन है तो ये दोनों बाईसाइक्लिक होंगे, और कैसे होंगे? 9 मेंबर्ड होंगे, जिसमें पहले, तीसरे, 7वें और 9वें पोजीशन पर क्या जुड़ा रहेगा? नाइट्रोजन। तो आपको प्यूरीन बेस को समझने में आसानी हो जाएगी। अब एडिनिन की बात करते हैं, तो एडिनिन में क्या होता है? आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो 6वां कार्बन है उस पर क्या जुड़ा है? एक एमिनो ग्रुप जुड़ा है। 6वें पोजीशन पर क्या जुड़ा है? यहाँ पर एमिनो ग्रुप जुड़ा है। तो एडिनिन का एक केमिकल नेम और भी होता है, इसको किस नाम से जानते हैं? यानी 6 पोजीशन पर कौन सा ग्रुप जुड़ा है? एमिनो ग्रुप, तो इसको 6 एमिनो, और ये प्यूरीन है, 6 एमिनो प्यूरीन भी कहते हैं। यानी एडिनिन को क्या कहते हैं? 6 एमिनो प्यूरीन कहते हैं। ग्वानिन की अगर हम बात करें तो यहाँ देखते हैं किस पोजीशन पर आपको मिलेगा। हाँ, दूसरे पोजीशन पर यहाँ अमीनो ग्रुप मिल रहा है। ये दूसरा पोजीशन ये है, उसके बाद ये तीसरा है, फिर ये जो है, एक मिनट, यहाँ पे आप इसको ऐसे, ये पहला है, ये तीसरा है, चौथा है, 5वां है और 6वां, 7वां, 8वां और 9वां, ये 9 मेंबर्ड होता है। अब देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे दूसरे कार्बन पर एमिनो ग्रुप और 6वें कार्बन पर OH यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो इस ग्वानिन का नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम है क्या? 2 एमाइनो। इसको क्या कहते हैं? 2 एमाइनो 6 ऑक्सी। 6 ऑक्सी मतलब 6वें पोजीशन पर क्या जुड़ा है? OH जुड़ा है। प्यूरीन 6 हाइड्रोक्सी इसको कहते हैं, 6 हाइड्रोक्सी प्यूरीन कहते हैं इसको, 6 हाइड्रोक्सी प्यूरीन कहते हैं। तो ये नाम हो गया किसका? ग्वानिन का। अब हम बात करते हैं किसका? यूरेसिल, थायमीन और साइटो। वैसे तो यूरेसिल जो होता है, ये यूरेसिल डीएनए में नहीं पाया जाता, डीएनए में थायमीन पाया जाता है। अब थायमीन और यूरेसिल में अंतर क्या होता है? बस अंतर सिर्फ एक ही होता है कि इसमें मेथिल ग्रुप जुड़ा होता है, ये वाला अंतर, ये डिफरेंस आपको मिलेगा। ये यहाँ पे ये वाला डिफरेंस देखने को मिलेगा, बाकी सब सेम होंगे। यानी आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं कि जो मेथाइलेटेड यूरेसिल होता है, यानी अगर यूरेसिल में मेथिल ग्रुप को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? मेथाइलेटेड यूरेसिल बन जाएगा, यूरेसिल बन जाएगा। और इसी मेथाइलेटेड यूरेसिल को ही किस नाम से जाना जाएगा? इसी को थायमीन कहता है। इसी को किस नाम से जाना जाएगा? थायमीन। वैसे जो यूरेसिल है वो पाया जाता है किसमें? वो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में पाया जाएगा। अब हम बात करते हैं इसमें क्या? यूरेसिल की। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 2 और 4, यहाँ पे आप देखेंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। उसके बाद ये स्ट्रक्चर्स आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मतलब यूरेसिल, थायमीन, साइटोसिन, इन सब का स्ट्रक्चर ऐसे ही आपको समझना है। चलिए, अब ये सब पूरा टोटल क्या हो गया? केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजिनस बेसेस हो गया। चलिए, अगला हम क्या समझते हैं इसमें? न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? यानी डीएनए के स्टैंड में पहले न्यूक्लियोसाइड बनेगा और बाद में न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो यहाँ पे बात करते हैं डीएनए में जो न्यूक्लियोसाइड प्रेजेंट होते हैं उनको किस नाम से जाना जाएगा? डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड के नाम से जानते हैं। और ये बेसिक इन नेचर होते हैं। ये बनते कैसे हैं? जब एक N2 बेस
किससे जुड़ेगा, डीऑक्सीराइबो शुगर से, तो क्या बन जाएगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा, जिसमें जो N2 बेस है वो लिंक्ड होता है किससे, कार्बन 1 से, यानी शुगर के पहले कार्बन से N2 बेस जोड़ता है किस बॉन्ड के द्वारा, N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा। अब यहां हम बात करें तो ये कुछ ऐसे होता है, जैसे मान लो यहाँ पे अगर हम बात करें ऐसे, ये ऑक्सीजन है, या डायरेक्ट यहाँ पर हम लिख लेते हैं, जैसे ये जो है ये शुगर हो गया, शुगर का ये जो है पहला कार्बन है, पहले कार्बन से यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, तो पहले कार्बन से मान लो यहाँ पर जुड़ गया एडिनिन जुड़ गया, पहले कार्बन से यहाँ पर क्या जुड़ गया, एडिनिन जुड़ गया। अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे जो है ये शुगर है, ये शुगर है, और इससे क्या जुड़ गया, बेस जुड़ गया। ऐसे ही कितने प्रकार के बेस होते हैं, ऐसे ही आप देखेंगे इसमें कितने प्रकार के बेस होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कैसे हो जाएंगे, 4 प्रकार के होते हैं ऐसे। अब इनसे भी जो है पहले कार्बन से किसको जोड़ देना है, तो पहले कार्बन से चलो हम यहाँ पे थायमीन जोड़ देते हैं, किसको जोड़ देते हैं, थायमीन को जोड़ देते हैं। इसमें शुगर और बेस जुड़ रहा है। उसके बाद फिर देखते हैं यहाँ पर, इसमें शुगर से किसको जोड़ देंगे, यहाँ पे शुगर के पहले कार्बन से यहाँ पर किसको जोड़ देंगे, एक और N2 बेस को, यहाँ पे ग्वानिन को जोड़ देते हैं, ग्वानिन को जोड़ देंगे। अब यहाँ पे ये 3 प्रकार का क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड ही तो बन रहा है। आप क्या देख रहे हैं इसमें, शुगर और बेस ही तो जुड़ रहा है, यानी N2 बेस और डीऑक्सीराइबो शुगर जुड़ रहा है, तभी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड बनेगा। अब देखेंगे यहाँ पे कि ये 3 हो गया, अभी एक और बनेगा, लेकिन उसके पहले हम इसका नाम लिख लेते हैं। जानते हैं इसको क्या कहते हैं, जब शुगर और एडिनिन जुड़ता है तो जो न्यूक्लियोसाइड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, डीऑक्सी एडिनोसिन कहता है, डीऑक्सी एडिनोसिन कहता है। तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियोसाइड हो गया डीएनए का। उसके बाद अगर थायमीन है तो यहाँ पे देखो, थायमीन की अगर हम बात करें तो ये एक पिरिमिडीन होता है, तो इसको क्या कहते हैं, डीऑक्सी थायमिडीन बन जाएगा, डीऑक्सी क्या बन जाएगा, थायमिडीन बन जाएगा। ऐसे यहाँ पर शुगर और क्या जुड़ेगा, ग्वानिन जुड़ेगा, तो इसको क्या कहा जाएगा, डीऑक्सी ग्वानोसिन कहा जाएगा, ग्वानोसिन कहा जाएगा, डीऑक्सी ग्वानोसिन कहा जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें किसका, हाँ यहाँ पे एक और अगर जुड़ेगा, एक और जुड़ेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो यहाँ पे ये हो गया शुगर, और शुगर के पहले कार्बन से किसको जोड़ देते हैं, यहाँ पे साइटोसिन है, किसको जोड़ देते हैं, साइटोसिन को। अब साइटोसिन जुड़ गया, अब इससे क्या बनेगा, अब इससे क्या बनेगा, तो यहाँ पे बनता क्या है, यहाँ पे बनेगा डीऑक्सी साइटिडीन बनेगा, डीऑक्सी साइटिडीन बनेगा। तो इस तरह से ये डीऑक्सी साइटिडीन बन गया। कितने प्रकार के न्यूक्लियोसाइड बन गए, तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड आपको डीएनए में देखने को मिलेंगे। हाँ यहाँ पर आपको ये देख लेना है, शुगर के पहले कार्बन से बेस जुड़ रहा है और किस बॉन्ड से जुड़ रहा है, तो उस बॉन्ड को किस नाम से जानते हैं, N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया न्यूक्लियोसाइड। अब हम बात करते हैं इसी में किसको जोड़ दें, फास्फेट को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। अब हम बात करते हैं किसका, न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड में क्या हो जाता है, यहाँ पे
न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को किस नाम से जानेंगे? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के नाम से जानेंगे। जो किस नेचर का होगा? ये एसिडिक होगा। एसिडिक क्यों होगा? क्योंकि इसमें फास्फेट या फास्फोरिक एसिड भी पाया जाएगा। यहाँ पे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड मतलब जो 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड आपने बनाया डीएनए का, उसमें किसको जोड़ देना है? फास्फेट को जोड़ देना है, और जिससे क्या बन जाएगा? यहाँ पर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स बन जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ये कैसे बनेगा। देखो यहाँ पे आप देखोगे कि एक शुगर है, ऐसे ऐसे ये शुगर हो गया। शुगर के पहले कार्बन से मान लो यहाँ पर एडिनिन जुड़ गया। क्या जुड़ गया? यहाँ पर एडिनिन जुड़ गया। और इसी शुगर से किसको जोड़ देते हैं? तो इसी शुगर से यहाँ पर जोड़ देते हैं किसको? फास्फेट को। अब देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे क्या क्या हो गया। यहाँ पे आपको समझना है क्या क्या बन गया। देखो इससे क्या बन जाएगा? इसको कहते हैं क्या? डीऑक्सी एडिनोसिन फॉस्फेट कहते हैं इसको, या डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसको क्या कहेंगे? डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कहते हैं। डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट ये क्या हो गया? ये न्यूक्लियोटाइड हो गया। ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ पे, ऐसे ही यहाँ पर दूसरा देखेंगे, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? शुगर। ये शुगर हो गया। शुगर के पहले कार्बन से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा यहाँ पे मान लो हमने जोड़ दिया क्या? ग्वानिन जोड़ दिया। ये क्या बन गया? न्यूक्लियोसाइड बन गया। अब इससे क्या जोड़ देते हैं? यहाँ पे जोड़ देते हैं क्या? फास्फेट। इनसे क्या जोड़ देंगे? यहाँ पे फास्फेट जोड़ देंगे। अब यहाँ पे क्या बन गया? ये न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड बना तो इसको किस नाम से जाना जाएगा? तो इसको कहा जाएगा क्या? डीऑक्सीगोनोसिन मोनोफॉस्फेट कहा जाएगा। ऐसे ही आप और देखेंगे, और भी जुड़ता जाएगा। यहाँ पे आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पे जो है क्या जोड़ सकते हैं? यहाँ पे अगर थायमीन जोड़ दें तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ जो है डीऑक्सी थायमिडीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? थायमिडीन मोनोफॉस्फेट बन जाएगा। अगर यहाँ पे अगर साइटोसिन जोड़ दिया जाए, ऐसे साइटोसिन जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? तो यहाँ पे डीऑक्सी साइटिडीन बन जाएगा। साइटिडीन मोनोफॉस्फेट बन जाएगा। तो इस तरह से 4 प्रकार के क्या बन जाएंगे? यहाँ पे 4 प्रकार के यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स बन जाएंगे। तो जैसे 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड बनते थे, वैसे ही 4 प्रकार के क्या बन जाएंगे? यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स भी बन जाएंगे। चलिए अब हम न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाएंगे। देखिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनेगा, तो इसको हमें समझना है। जैसे मान लो कि यहाँ पे ये शुगर है, इसको समझेंगे ऐसे। ये शुगर कुछ ऐसे ही, ये हो गया क्या? शुगर से क्या जोड़ दो यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे आप जो है फास्फेट जोड़ दो। यहाँ पे, और अंदर की तरफ इसके पहले कार्बन से क्या जोड़ दो? यहाँ पे कोई एक N2 बेस जोड़ दो। अब ये क्या बन गया? एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। इसमें शुगर, फास्फेट और एडिनिन हो गया, तो ये न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब यहाँ पे देखो ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब दूसरे न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे तो वो भी कुछ ऐसे ही बन जाएगा, कुछ ऐसे ही बनेगा। यहाँ पे अब यहाँ पे आप बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे
यहाँ पे थायमीन जोड़ दो, यहाँ पर क्या जोड़ दो, थायमीन। और इससे यहाँ पे क्या जोड़ देना है ऊपर की तरफ, यहाँ पर भी क्या जोड़ देना है, फास्फेट जोड़ देना है। लेकिन ये 2 न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब शुगर में आप देखोगे नीचे की तरफ, नीचे की तरफ भी जो है यहाँ पर ये किससे जुड़ जाएगा, फास्फेट से जुड़ जाएगा। इस तरह से ये ऐसे ही जुड़ता जाएगा, ऐसे ये नीचे जो है फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फास्फेट हो जाएगा। और इस फास्फेट से यहाँ पर क्या जुड़ा रहेगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जुड़ा रहेगा क्या, शुगर। ये शुगर जुड़ा रहेगा कुछ इस तरह से ऐसे, और फिर यहाँ नीचे ये रहेगा। और ये जो है इधर, इधर मान लो कि ग्वानिन जोड़ देते हैं, ऐसे 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 ऊपर ये चैन ऐसे बनता चला जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो शुगर और फास्फेट आप देख रहे हैं, शुगर, फास्फेट और बेस, ये तीनों जोड़ जोड़ करके क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं। और जिससे पूरा एक स्टैंड या चैन बन रहा है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन ऐसे बनता जा रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो है फास्फेट शुगर के कहाँ पर जुड़ा होगा, तो शुगर का 5वां कार्बन यहाँ पर है, शुगर का 3रा कार्बन यहाँ पर है, तो 5 प्राइम ये, 3 प्राइम ये, ऐसे ऐसे इस शुगर का 5वां कार्बन यहाँ पर है, और इस शुगर का 3रा कार्बन यहाँ पर है, इस शुगर का 5वां कार्बन यहाँ पर है, ऐसे 3रा कार्बन यहाँ पर है। तो इस तरह से आप क्या समझ पा रहे हैं कि ये जो पूरा चैन बन रहा है, इस चैन में हमेशा शुगर में ऊपर फास्फेट और नीचे फास्फेट जुड़ा मिलता है, जिसमें से आप देख पाते हैं कि अंदर की तरफ यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, जैसे यहाँ पे थायमीन मिल गया, ऐसे अंदर जो है यहाँ पर क्या मिल गया, एडिनिन मिल गया, ऐसे। उसके बाद यहाँ पे क्या मिल गया आपको, ग्वानिन मिल गया। तो ऐसे ही क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये पूरा स्टैंड। और ये जो पूरा स्टैंड बन रहा है, मतलब ये वाला पूरा स्टैंड, तो ये क्या कहलाता है, तो इसको शुगर फास्फेट बैकबोन के नाम से जानते हैं, क्योंकि यही होता है जो स्टैंड बनाता है, शुगर फास्फेट बैकबोन के नाम से जानते हैं। अब देखेंगे कि यहाँ बेसिस तो अंदर की तरफ होता है। अब ये पूरा क्या बन गया, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। अब यहाँ पे आपको ये बात करना कुछ बॉन्ड की, जैसे यहाँ पर यहाँ कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, जो शुगर के पहले कार्बन से ये बेस जुड़ा हुआ है, इसको एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर कि शुगर के 5वें कार्बन से ऊपर फास्फेट और 3रे कार्बन से नीचे फास्फेट जुड़ा है। अब देखोगे फास्फेट शुगर से जिस बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा उसको हम क्या कहेंगे, मतलब ये वाला बॉन्ड और ये नीचे वाला भी बॉन्ड, दोनों को मिला करके क्या कहा जाएगा, तो इसको कहते हैं क्या है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। ये किसके बीच में बनता है, तो ये शुगर और फास्फेट के बीच में बनता है। तो इस तरह से ये बॉन्ड हो जाएगा, इससे ये पूरा स्टैंड बन जाएगा। इसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से ही किसका निर्माण हो जाएगा, डीएनए का क्या बन जाएगा, स्टैंड बन जाएगा। और इस स्टैंड में अंदर की तरफ बेसिस दिखाई देंगे, अंदर की तरफ क्या दिखाई देंगे, बेसिस दिखाई देंगे। तो इस तरह से ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनता